हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है या फिर कहे पादप कार्यकी का जो टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर एक लेसन है वो 5 नंबर का जो 5 जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सेकंड लेसन यानी जो लेसन नंबर 6 जो है उसकी बात करेंगे। तो इसके अंदर लेसन नंबर जो 6 है, फिर इसको देखिए, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। ये हमारा 6 नंबर का लेसन है, या फिर कहें तो वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सोप इन प्लांट। तो ये हमारा लेसन रहेगा, लेसन नंबर 6 या चैप्टर जो है वो 6 नंबर। ये प्लांट फिजियोलॉजी का जो सेकंड जो लेसन रहता है या वो सिलेबस के अंदर 6 नंबर का। अब देखिए इसको कि हमारे यहाँ पर दो टॉपिक है। एक टॉपिक है पादपों में जल अवशोषण और दूसरा टॉपिक है पादपों में रसारोहण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सूप। ये दो अलग अलग पार्ट है। अब इनमें से हम फर्स्ट पार्ट जो है इसको दे रहे पादपों में जल अवशोषण, यानी ये पार्ट है, ये टॉपिक है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन। इस टॉपिक को इसके बाद में हम करेंगे, ये पार्ट है। वाटर एब्जॉर्प्शन इस टॉपिक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें, तो इसमें जो फर्स्ट में हम बात करें तो हम ये कहें कि जो वाटर है उनके टाइप है, जल के प्रकार। देखिए, जल के प्रकार डिटेल में इनकी इंफॉर्मेशन 11th के अंदर आ जाती है। यानी एक बार उनके नाम है, क्या क्या नाम रहते हैं, हम एक बार उनका डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम बात करें कि पादपों के अंदर जो जल है उसकी बात करें तो जो जल रहता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया। इसमें से जो फर्स्ट है वो है अपवाहित जल या रेन अवे वाटर, रनवे वाटर। अपवाहित या रनवे वाटर। तो जो ये जो जल रहता है, अपवाहित जल जो रहता है, यदि इसकी बात करें तो हम देखिए, हम ये कहते हैं जब बरसात हो जाती है, जल जो होता है भूमि पर आता है, वह जल भूमि पर अपवाहित होता है, बहता हुआ चलता है। तो जैसे ही वो रेन वाटर जो रहता है वो बहता हुआ चलता है तो नदियों में जाता है, रिवर्स में चला जाता है। इसके बाद जो सी जो रहते हैं या ओकेन जो रहते हैं, समुद्र हैं, उनमें चला जाता है। तो ये जो वाटर है ये भूमि में या सोइल के अंदर नहीं गया है और बहता हुआ समुद्रों में चला गया। पादपों के लिए कोई यूज का नहीं होता है, पादप इसे यूज में नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट तो हुआ अपवाहित जल जो बहता हुआ, यानी पादपों के लिए यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। सेकंड जो है मृदा जल या सोयल वाटर। अब जो सेकंड जो जल है उसकी बात करें, जो मिट्टी में जल है उसकी, तो मिट्टी में जो जल होता है वो है सोयल वाटर। और इसको फिर से हमने कई टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए, जो मृदा जल है या सोयल वाटर है, इसके अंदर हम बात करें जैसे गुरुत्वाकर्षण जल, ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वाकर्षण जल, यदि इसकी बात करें तो देखिए, जैसे ही बरसात होती है, भूमि में जैसे ही पानी आता है, उस वाटर के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल रहता है या ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहता है, उसके कारण जल भूमि के अंदर गहराई में चला जाता है। और जो जल अधिक गहराई में चला जाता है वो नीचे की सतह पर, जैसे ही जो रहते चट्टान वगैरह, वहां की सतह पर चला जाता है। अब ऐसा जो वाटर रहता है उस वाटर को पादप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इतनी अधिक गहराई में होता है कि वहां तक पादप की रूट नहीं पहुंच पाती है। इसका मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वाकर्षण जो जल रहता है, ये यूजलेस हुआ पादपों के, इसको भी यूज नहीं करते हैं। इसके बाद सेकंड आता है आर्द्रता जल या
हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है या आर्द्रता जो जल होता है, इसकी बात करें तो देखिए जो मिट्टी के कण रहते हैं उनकी सतह पर नमी के रूप में जल बाइंड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, वो टाइटली बाइंड रहता है, ये कहीं मजबूती से जुड़ा रहता है और इस जल को भी पादप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अवशोषित नहीं करेंगे। तो ये जो जल रहता है, इस जल का भी कोई यूज नहीं है पादपों के लिए। हम ये कहें कि आर्द्रता जल है, उसको भी पादप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अवशोषित नहीं करेंगे। इसके बाद हम थर्ड नंबर पर बात करते हैं रासायनिक बंधित जल या केमिकली कंबाइंड वाटर। अब जो केमिकली कंबाइंड वाटर रहता है, देखिए कई हम जो केमिकल फॉर्मूले हैं उनकी बात करते हैं, तो उनके साथ में हम कई बार देखना कि जैसे इस तरीके से H2O डॉट करके H2O के जैसे एक मॉलिक्यूल है, 2 है, 3 है, ऐसे मॉलिक्यूल लिख देते हैं हम। तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये किसी रासायनिक पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस रासायनिक पदार्थ से अलग तो होता नहीं है, इसीलिए इस जल को भी पादप अवशोषित नहीं करते, यानी ये जल भी पादपों के लिए यूजलेस हो जाता है। इसके बाद देखिए हमने ये कहा कि अगला जो पार्ट आता है वो है केशिका जल या कैपिलरी वाटर। केशिका जल या कैपिलरी वाटर। अब इसको देखिए कि हम ये कहें मिट्टी के जो सोयल के जो पार्टिकल हैं वो इस तरीके से पास पास हैं, इस तरीके से सोयल पार्टिकल इस तरीके से बने हुए हैं, इस तरीके से। तो देखिए यदि यहां पर हम देखें तो हम ये कहें कि सोयल जो ग्रेनुल्स हैं, सोयल पार्टिकल्स हैं, ये हैं इस तरीके से, लेकिन इनके बीच में ये गैप है, ये है इनके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो भी बिल्कुल छोटे से डायमीटर की, और इसको कैपिलरी बोलते हैं। तो हम ये कहें कि ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो एक कैपिलरी बन गई है, इस कैपिलरी के अंदर वाटर जो रहता है, वाटर प्रेजेंट होता है इस कैपिलरी में, ये, और इस कैपिलरी का जो वाटर रहता है, इस वाटर को ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, इस वाटर को जैसे ये रूट होगी वो इसको एब्जॉर्ब कर पाएगी इस तरीके। तो ये जो जल रहता है या कैपिलरी जो जल रहता है, ये प्लांट के लिए यही यूज में आता है, यानी केशिका जल जो है वही केवल यूज में आएगा। तो इस तरीके से देखिए हम ये कहें कि जो जल की बात करें तो हम ये कहेंगे जो जल है इनमें से अपवाहित जल, गुरुत्वाकर्षी जल, आर्द्रता जल और रसायन बंधित जल का पादप उपयोग नहीं करते हैं, केवल केशिका या कैपिलरी वाटर का ही जो प्लांट जो रहते हैं उपयोग करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये एक हम ये कहें कि जो छोटे क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट किस जल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो कैपिलरी या केशिका जल का अवशोषण करते हैं। इसके बाद में देखिए कि हम बात करें कि अगला जो पार्ट आता है कि पादप के अंदर जल अवशोषण जो है वो कौन सा पार्ट करेगा। तो अलग अलग जो प्लांट होते हैं उनके अंदर अलग अलग हैं, तो इसके अंदर देखिए हम बात करें कि कौन सा पार्ट है जल का अवशोषण करेगा। देखिए अलग अलग ग्रुप के प्लांट हैं, उनमें जल को एब्जॉर्प्शन या अवशोषित करने के लिए अलग अलग पार्ट हैं। यदि हम बात करें थैलोफाइटा, जिसमें हम बात करते हैं एल्गी है, तो जो एल्गी है उस एल्गी की यदि बात करें या फंजाई की यदि हम बात करें, तो एल्गी है, फंजाई है, इनके प्लांट की जो सभी सेल्स होती हैं, सभी कोशिकाएं होती हैं, वो जल का अवशोषण करते हैं। तो ये कहें कि एल्गी और फंजाई यानी कवक और जो शैवाल रहते हैं उनके शरीर की सभी कोशिकाएं ही जल का अवशोषण करती हैं, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। इसके बाद यदि हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा में राइजोइड्स होते हैं,
या फिर कहें मूलाभ होते हैं। देखिए मूल या जड़ नहीं होते हैं, रूट नहीं होते हैं, रूट जैसी स्ट्रक्चर यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको राइजोइड बोलते हैं, या फिर कहें कि मूलाभ। तो जो ब्रायोफाइटा के अंदर मूलाभ होते हैं उनके अंदर मूला द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद आता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये 3 पार्ट आते हैं। तो जो 3 ग्रुप्स जो रहते हैं इन तीनों ग्रुपों के अंदर रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर का एब्जॉर्प्शन यदि हम बात करें तो रूट के द्वारा किया जाता है। एंड जल अवशोषण किसके द्वारा होगा? रूट के द्वारा होता है। तो ब्रायोफाइटा में राइजोइड के द्वारा, एल्गी और फंजाई में बॉडी की सभी सेल्स के द्वारा, लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं या फिर कहीं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिनमें जाइलम प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर बात करें रूट के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद देखिए कि अब हम बात करते हैं रूट की स्ट्रक्चर की, कि प्लांट में जो रूट की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। देखिए इसको, देखिए यहाँ तक जो रूट की स्ट्रक्चर है, यहाँ तक के पार्ट जो है हम ये कहेंगे रूट की स्ट्रक्चर, ये पार्ट 11th में आ चुके हैं। कि ऐसा नहीं है कि ये पार्ट नहीं आए, 11th में ये सभी पार्ट आ चुके थे। ठीक, तो इसीलिए इनकी जो डिटेल है वो ज्यादातर 11th में दे भी रखी है। लेकिन यदि हम बात करें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इसका नॉर्मल डिटेल देखनी है कि कहाँ से कौन सा पार्ट अटैच है, किस तरीके से क्या क्या पार्ट है। हमारा जो टॉपिक है वो जल अवशोषण है, न कि रूट की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए कि रूट की यदि स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो रूट के अंदर 2 पार्ट बने हुए हैं, और 2 पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट ये और एक सेकंड पार्ट ये। यानी रूट की यदि हम बात करें तो इस तरीके से ये पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट है ये। फर्स्ट नंबर पर यदि बात करें यंग पार्ट ऑफ रूट, तरुण क्षेत्र, यानी नया पार्ट जो ये कहें कि लास्ट में बन रहा है, ये कहें कि जो तुरंत बना हुआ पार्ट है, तो ये कहें कि यंग पार्ट ऑफ रूट। जैसे रूट जो रहती है उसका जो टॉप पार्ट रहता है, टर्मिनल जो पार्ट रहता है, जो हमेशा नया बनता रहता है, तो वो जो नया बनने वाला जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं यंग रूट। इसके बाद जो रूट का वह पार्ट है जो काफी टाइम से बना हुआ है उसको हम बोलते हैं ओल्ड पार्ट ऑफ रूट या परिपक्व क्षेत्र। तो ये जो पार्ट रहते हैं 2 पार्ट रहते हैं। इनमें से देखिए जल अवशोषण यानी सोयल से जड़ में जो जल का जाना, सोयल यानी मिट्टी से जड़ में, या कहीं सोयल से रूट में वाटर कैसे खींचा जाता है, तो उस पार्ट के लिए इस पार्ट की कोई भी भूमिका नहीं होती, कोई रोल प्ले नहीं करता है ये ओल्ड पार्ट। इसके बाद देखिए ये जो पार्ट रहता है ये कहें कि ये काफी पुराना रहता है। अब जो टॉप पार्ट यंग पार्ट ऑफ रूट की बात करें, तो इस पार्ट की बात करें तो ये पार्ट है, और ये स्ट्रक्चर की यदि बात करेंगे तो इसको 5 पार्टों में या 5 रीजन्स में डिवाइड किया है, 5 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। अब 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब इनको देखिए कि 5 क्षेत्र हैं। इनमें से एक पार्ट ये हुआ, सेकंड पार्ट ये हुआ, थर्ड पार्ट ये हुआ, फोर्थ पार्ट ये हुआ, और फिफ्थ पार्ट ये हुआ। ये 5 क्षेत्र होते हैं। देखिए इसके अंदर यदि हम बात करें, सबसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हुआ रूट कैप। ये है फर्स्ट पार्ट रूट कैप। मूल गोप, मूल गोप रूट के सबसे टर्मिनल पार्ट होता है या सबसे आगे का पार्ट होता है। एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए जिस तरीके से ये रूट है, इस रूट के आगे इस तरीके से हमने एक कैप लगा दी है, तो बिल्कुल इसी तरीके से, यानी रूट इस तरीके से है, तो ये जो रूट होती है वो इस तरीके से, जैसे हम ये कहें ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है या गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण भूमि में गहराई में ऐसे ग्रोथ करेगी,
तो इसका जो टॉप पार्ट है उस पर ऐसे कैप लगी होती है एक। तो ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट को हमने कहा रूट कैप। तो ये जो रूट है उसके सबसे टॉप पार्ट पर है, टर्मिनल पार्ट पर है, और टर्मिनल पार्ट पर होने के कारण यह जो इसके बिहाइंड पार्ट में या पीछे के रीजन में जो भी पार्ट रहते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और मूल रूप से यदि बात करें तो विभजक या मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट रहता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसका जो मेन कारण रहता है, जैसे ही रूट ऐसे ग्रोथ करेगी मिट्टी में, तो जो मिट्टी के कण या सोयल पार्टिकल्स रहते हैं, तो जो मिट्टी के कण है वो इस पार्ट को विभाजन करने वाले पार्ट को, यानी जो हम ये कहें मेरिस्टम जो पार्ट रहता है उसको डैमेज कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट जो रहता है सॉफ्ट या कोमल होता है। तो इसके आगे कैप लग जाती है जो इसकी सुरक्षा करता है। तो ये तो हुआ इसका सबसे टॉप पार्ट। अब इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट आ जाता है कि इस पार्ट की बात करें, ये जल अवशोषण में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर यदि हम मेन रूप से बात करें तो सुवेरेन वगैरह पदार्थ जमे होते हैं जिससे कि ये जल अवशोषण नहीं करता है। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है रूट एपेक्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजक या कहे मूल शीर्ष करने वाला उत्तक। तो यहाँ पर जो मूल की जो ग्रोथ होती है, जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो वो इसी पार्ट में होती है, यानी मूल गोप के ठीक पीछे जो पार्ट रहता है वो विभाजन करता है, लगातार डिवाइड होता है और इसके कारण नई सेल्स या कोशिकाएं बनती हैं। तो इसको कहा मूल शीर्ष या फिर कहे मूल विभजक व्यवहार मेरिस्टम। तो इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, शीर्ष विभजक रहता है रूट का। तो यहाँ पर नई जो सेल्स बनती है ये पार्ट भी जल अवशोषण में कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसका भी कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें कि इससे पीछे देखिए ये जो पार्ट रहते हैं, तो ये पार्ट जैसे ये कोशिकाएं विभाजन करेंगी, इसके बाद ये कोशिकाएं फिर ग्रोथ करती हैं। देखिए छोटी कोशिका है, फिर ये धीरे 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 आकार में बड़ी हो जाती हैं, इसको इलोगेशन या लार्ज हो जाती हैं, ये साइज इनकी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए इसका नाम है इलोगेशन रीजन, दीर्घीकरण के थर्ड पार्ट जो दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेशन रीजन है। तो इसमें कोशिकाएं जो यहाँ विभाजन हुई थी उनकी साइज बढ़ जाती है, जिससे कि जो रूट होती है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होती है रूट में। तो ये पार्ट हुआ ये, इसका भी जल एब्जॉर्प्शन में रोल कोई नहीं होता है, यानी ये भी जल एब्जॉर्प्शन नहीं करती। ये तीनों पार्ट ऐसे हैं, मूल कैप, इसके बाद एपिकल जो पार्ट रहता है, इसके बाद इलोगेशन है, इलोंगेशन जो पार्ट रहते हैं, ये तीनों पार्ट जो रहते हैं वो जल का अवशोषण नहीं करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करें अगला जो पार्ट आता है वो है रूट हेयर रीजन। ये पार्ट रूट हेयर रीजन, देखिए ये जो पार्ट रहता है ये, जहां पर हम ये कहें कि जो रूट पर जो हेयर या रोम प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं रूट हेयर रीजन, कि जड़ के अंदर दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे यानी बिहाइंड द इलोंगेशन रीजन जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम रूट हेयर रीजन या कहें मूल रोम क्षेत्र बोलते हैं। इस पर मूल रोम लगे रहते हैं। मूल रोम देखिए किस टाइप से है कि जैसे ये रूट है इसकी साइड में ऐसे ये पार्ट निकले हुए रहते हैं, छोटे छोटे तंतु हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं। देखिए इस चीज को ध्यान देना है कि ये है सिंगल सेल के बने हुए रहते हैं या फिर कहे एक कोशिका, सिंगल सेल, एंड रूट हेयर है वो सिंगल सेल के बने हुए रहते हैं। तो ये जो पार्ट रहता है इस पार्ट पर जिस पर रोम पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं रूट हेयर रीजन या मूल रोम क्षेत्र। और जल अवशोषण की यदि बात करें तो हम ये कहेंगे यही एक रीजन है जो जल अवशोषण में रोल प्ले करता है। ये जो रोम होते हैं ये जल को अवशोषित करते हैं। इसके बाद में इनसे पीछे की साइड में रहता है वो मैच्योर रीजन होता है, परिपक्व क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र की कोशिकाएं हम ये कहें डिफरेंशिएट हो जाती हैं, विभेदित हो जाती हैं
और इनको जो फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाती हैं। तो ये न तो जल अवशोषण करती है, न ही इनमें डिवीजन होता है। ये एक स्पेसिफिक जो फंक्शन करना होता है वह फंक्शन करने लग जाती है, या कहीं डिफ्रेंशिएट हो जाती है, विभेदित हो जाती है। तो ये जो पार्ट होता है वो रहता है मैच्योरेशन पार्ट, परिपक्व क्षेत्र है। इस प्रकार से हम ये कहें कि जो यंग रूट का जो पार्ट है उस पार्ट के 5 जो रीजन है वो हो गए। तो ये था हमारा। इसके अंदर देखिए हमें याद रखना है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हमेशा मूल रोम से होगा। इस एक सिंगल सेल की जो संरचना है इससे होगा, एक कोशिकीय संरचना मूल रोम से होगा, बाकी इन पार्टों से नहीं। कई बार देखिए कंपटीशन में भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जल का अवशोषण होता है मूल के शीर्ष भाग से, मूल गोप से, परिपक्व क्षेत्र से, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसका आंसर एक रहेगा, मूल रोम से जल का अवशोषण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जल अवशोषण की। तो अब जो जल अवशोषण है इसको देखिए कि जो जल अवशोषण की जो क्रिया है इसकी बात करें। ये जल अवशोषण की क्रिया विधि है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, या जल अवशोषण की क्रिया विधि। इस क्रिया विधि को देखिए मैं बता देता हूं कि जैसे बुक के अंदर दे रखा है उससे पहले अपने को एक पार्ट है उसको अपने को समझना होगा। हम ये कहें हमारे सिलेबस में ये डायग्राम नहीं है, लेकिन रसारोहण और जल अवशोषण इस डायग्राम के बगैर समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए हमें स्पेशली इस डायग्राम को विशेष रूप से समझना होता है कि जल अवशोषण जो रहता है वो किस तरीके से होगा। अब देखिए इसके अंदर कि सबसे फर्स्ट में हम बात करें कि यहाँ पर ये जो रूट है, इस रूट का ये जो रीजन होता है, तो इस रीजन को हमने ये कहा कि ये जो पार्ट है ये मूल रोम है। और ये जो मूल रोम रहता है वास्तविक रूप से यदि देखें एपिडर्मिस सेल से ऐसे बना हुआ रहता है। इस आउटर जो सेल है ये सेल, तो देखिए ये जो पार्ट है इस तरीके से, इस तरीके, ये जो हमने बीच में दिखा रखी है बीच में नहीं है, बल्कि देखिए ये इस तरीके से है कि इस तरीके का पार्ट है, यहाँ पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर है, इस जगह पर। सबसे आउटर जो पार्ट यानी ये कहें सबसे बाहर की जो कोशिकाएं रहती हैं उनसे निकले हुए रहते हैं, और सबसे बाहर की कोशिका रहती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो मूल जो है मूल रोम यहाँ पर रहते हैं मेनली। तो ये जो पार्ट है जैसे इस जगह पर होते हैं, ये इस तरीके से ये होते हैं मूल रोम। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इसी चीज को शो किया इस जगह पर, ये है मूल रोम पार्ट, ये पार्ट मूल रोम हुआ ये। अब देखिए ये जो मूल रोम पार्ट है यदि हम इसकी बात करें तो ये जो मूल रोम, ये जो संरचना दिखा रखी है ये संरचना ऐसे नहीं है, बल्कि ये संरचना वास्तविक रूप से ऐसी संरचना है, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार जो रूट रहती है उस रूट का हमने बीच में से ऐसे पार्ट जो है उसको काट दिया, तो उसका आधा पार्ट है। यानी जो हम ये कहें कि इस तरीके से जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको हमने बीच में से काटा, उसमें से जो आधा पार्ट है ऐसा, यानी उसके चारों ओर बिल्कुल सेम पार्ट है, तो हमने आधा पार्ट है उसको समझा रहे हैं। इसी तरीके से उधर है, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है वो बोर्ड पर नहीं बनती, उसको बिल्कुल ऐसे बनाया जाता है। तो ये जो सबसे बाहर की ओर जो परत होती है ये एपिडर्मिस, ये परत हुई, ये परत हुई एपिडर्मिस परत। यहाँ पर एपिडर्मिस परत पर लगे हुए मिलेंगे मूल रोम। एपिडर्मिस परत है, इसके नीचे मिलेगी हाइपोडर्मिस जो परत है, हाइपोडर्मिस या हदिचरम है ये पार्ट। हाइपोडर्मिस पार्ट के अंदर की साइड हमें मिलेगा ये अंतःस्थौचा, ये पार्ट है। जैसे ये जो कोर्टेक्स पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए ये, सेकंड पार्ट ये मिलेगा, इसके बाद मिलेगा ये पार्ट, इसके बाद मिलेगा ये पार्ट, ये पार्ट होते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर, उससे अंदर की जो परत रहेगी उसको हम कहेंगे जैसे हाइपोडर्मिस, इससे अंदर की जो परत रहेगी उसको हम कहेंगे जैसे जो सामान्य कोर्टेक्स, उसके अंदर जो परत रहती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस या अंतःस्थौचा। तो एक परत ये एपिडर्मिस, इसके बाद हम बात करें ये जो हाइपोडर्मिस, इसके बाद सामान्य वल्कुट होता है, और इसके बाद यदि बात करें
एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा होती है। ये 3 परतें हैं और इन तीनों परतों सम्मिलित रूप से हम वल्कुट भी बोल देते हैं, कोर्टेक्स भी बोल देते हैं। देखिए जो बीच की परत में हम कोर्टेक्स लिखते हैं, बीच की परत कोर्टेक्स नहीं होती है, ये तीनों परत यानी बाहर की परत को छोड़कर इसके अंदर 3 परतें हैं, इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। तो ये पार्ट हुआ वल्कुट या कोर्टेक्स का। अब इस कोर्टेक्स पार्ट का जो सबसे अंतिम पार्ट है ये एंडोडर्मिस या अंतःत्वचा। तो ये जो अंतःत्वचा है, इस अंतःत्वचा में कैस्पेरियन पट्टी होती है कि ये जो अंतःत्वचा है, इस अंतःत्वचा के अंदर देखिए ये जो पार्ट बना हुआ है कैस्पेरियन पट्टी, ये कैस्पेरियन पट्टी ये पार्ट है, ये यहां से ये पार्ट बना रखा है। तो ये जो कोशिकाएं है ये है, इसके अंदर होता है कैस्पेरियन पट्टी और ये जल के लिए अपारगम्य होती है। देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये जल के लिए अपारगम्य होती है। तो ये हुआ। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं, इससे अंदर की साइड के अंदर बात करें, परिरंभ होता है या फिर कहें कि जो ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को हमने कहा परिरंभ है। पेरी जो ब्लेम जो रहते हैं, तो ये पार्ट रहता है परिरंभ का। परिरंभ से अंदर की ओर मिलेंगे जाइलम मिलेगा और फ्लोएम मिलेगा। कहीं जड़ का जाइलम है और इसके बाद है फ्लोएम होता है। तो इस तरीके से ये पार्ट होते हैं। एक बार इन पार्टों को देखिए, काफी ये कहीं 2-3 बार ये मैकेनिज्म आएगी। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस जिस पर मूल रोम होते हैं, उसके अंदर की ओर यदि हम बात करें हाइपोडर्मिस, इसके बाद सामान्य वल्कुट और इसके बाद अंतःत्वचा। अंतःत्वचा में कैस्पेरियन पट्टी होती है, इसके अंदर परिरंभ है, परिरंभ के अंदर की ओर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसके बाद ये जो है ये रूट या जड़ का जाइलम हुआ। जड़ के जाइलम से स्तंभ जो या फिर कहें कि हम स्टेम का जाइलम होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। ये जो जाइलम रहता है ये लास्ट में चला जाता है लीफ के जाइलम के पास, पत्ती के जाइलम के पास। और पत्ती का जाइलम जो रहता है वो जो लीफ विंस रहते हैं उनके पास जाएगा। लीफ विंस जो रहती है वो जो सेल्स रहती है उसके अंदर जो बीच में जो गैप रहता है या फिर कहे इंट्रासेलुलर स्पेस जो रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, इनके अंदर आता है। तो यहाँ पर ये जो स्पेस जो था, इस स्पेस की यदि बात करें तो ये स्टोमेटल पोर या रंध्र छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुल जाते हैं। तो इस तरीके से एक जड़ से पत्ती तक का ये ज्वाइंटेड पार्ट है वो हमने शो किया है। जल अवशोषण की जो मैकेनिज्म है वो इस पर डिपेंड करेगी। रसारोहण भी बिल्कुल इसी पर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ ही समझे कि रसारोहण और इसके अंदर जल अवशोषण। रसारोहण का एक थ्योरी दी हुई है वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर है। तो ये जो पार्ट है ये हमने बताया। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जल अवशोषण की जो मैकेनिज्म होती है उसको 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो है पेसिव या कहीं निष्क्रिय और दूसरी होती है एक्टिव या सक्रिय जल अवशोषण। तो पेसिव एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। तो इस मैकेनिज्म को देखते हैं।